भारत माता की जय के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं 2025 एग्जामिनेशन झारखंड बोर्ड क्लास 10 का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोग कर चुके थे, जिसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 1 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके थे। ये जो है 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछी जाती है, उसमें आपको हल करना होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी समीकरण युग्म x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हल करना सीखे हैं। वज्र गुणनखंड विधि से हल करना अवर वाला में हटा दिया गया है सिलेबस से। तो चलिए हम लोग ग्राफीय विधि से हल करके इसको देखते हैं कितना अच्छा है। ग्राफीय मतलब होता क्या है? ग्राफ एक प्लेन पर XY प्लेन दिया हुआ रहता है, कोऑर्डिनेट बना दिया जाता है और इस पे हम लोग को हल करके और इसमें x और y का मान निकालना रहता है। ये दो समीकरण दिया हुआ है, इससे हम ग्राफ पर इसको प्लॉट करेंगे, इससे हम एक इक्वेशन निकालेंगे, 2 पॉइंट निकलेगा, उससे एक रेखा मिलेगी और दोनों रेखा को हम इस पे प्लॉट करेंगे। वहां से दोनों रेखा जिस पॉइंट पर कटेगा वही हमारा आंसर होगा। उसी का x का वैल्यू और उसी का y का वैल्यू, ये दोनों समीकरण के हल करने के बाद x और y का वैल्यू आता है। बस वही काम करना है। ये हमारा मूल बिंदु, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और यहाँ पे जो है हम लोग बराबर डिस्टेंस पे लेते हैं यूनिट 1 2 3 4 5 6। इधर भी बराबर डिस्टेंस पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इत्यादि लेंगे और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 आदि। अब चलिए हम लोग समीकरण से चलेंगे यहाँ पे हल करने के लिए और यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसका हम लोग एगो बक्सा बना लेते हैं। ये बक्सा में यह करेंगे बाबू कि x और y का मान लिखेंगे, कम से कम 2 वैल्यू x का और 2 वैल्यू y का निकालेंगे, ताकि हम वो दोनों बिंदु से एक रेखा खींच सकें। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो इधर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, यानी कि x बराबर y माइनस 1 आया। तो हम लोग यहाँ y का वैल्यू अपना मन से रखेंगे, जो आपको इच्छा है 10 12 15 1 करोड़ 2 करोड़, लेकिन उसके अनुसार आपका ये ग्राफ भी होना चाहिए। हम ग्राफ को देखते हुए यहाँ मान रखेंगे कि 4 5 ज़्यादा बड़ा भी ना आए, है ना, और पॉइंट में ना आए तो और बढ़िया है। और ऐसे तो एग्जाम में ग्राफ आपको बनाया हुआ रहेगा, उसमें केवल प्लॉट करना रहेगा। देखिए यहाँ मान लेते हैं, माना कि y बराबर 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3 माइनस 1 यानी कि 2। अगर y बराबर 3 होगा तो x बराबर 2। अब इसी प्रकार फिर से लिखिए, पुनः माना y बराबर 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 यानी कि 3। अगर y बराबर 4 होगा तो x बराबर 3 होगा। इस तरह से हम लोग और बिंदु निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट काफ़ी है हम लोग के लिए, और 3 नंबर में आएगा तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है। अब चलेंगे, अब समीकरण 2 से अब एकरो देख लेते हैं। तो समीकरण 2 में क्या है बाबू? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0।
तो यहाँ पे अगर जो 3x = लिखते हैं, ई इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, और ई प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे ओनली फॉर x = निकालेंगे तो 12 - 2y बटा 3। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ऐसा वैल्यू लो y का जो कि 3 से कट जाए, आसान होगा। नहीं तो पॉइंट में भी आएगा तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा 2.5 आएगा तो पॉइंट में करेंगे। चलिए इसका भी एगो बॉक्स बना लेते हैं। ई इक्वेशन 2 के लिए बॉक्स रहेगा, x और y का वैल्यू इसमें हम लोग लिखेंगे। ये इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 2 के लिए, यानी कि समीकरण पहला के लिए, समीकरण दूसरा के लिए। चलिए यहाँ लिखेंगे, मान लेते हैं कि y = 2 है। y = 2 लेंगे तो 2 दूना 4, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 से 3 नहीं कटेगा, 3 दूना की 6। ऐसा कीजिए कि यहाँ y = 3 लीजिए, तब क्या होगा, तब x = 12 - 2 × 3। अब देखिए सर यहाँ 3 का है लिए, 3 दूना की 6, अब 12 - 6 करेंगे बाबू तो हमारा आ जाएगा 6, और 6 को 3 से काटेंगे तो 3 दूना की 6, यानी कि y = 3 लिए तो x = 2 आ गया बिना दशमलव का। हम लोग का और आसान हो गया। पुनः लेंगे, पुनः इसी प्रकार ले लीजिए। अगर 3 ले लिए, दूसरा ले लीजिए, y = 2 3 4 5 दूना 10, नहीं होगा, चलिए 2 ही ले लीजिए। y = 2 रखने पर या लेने पर तो x = क्या हो जाएगा, 12 - 2 × 2 बटा 3। तो ये 12 - 4 बटा 3 हो गया 8 बटा 3। काट दो बाबू, 3 दूना की 6, 2 बच गया 20, 6 × 18, फिर 6 × 18, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2.7। अब यहाँ पे क्या हुआ कि y = 2 तो x = 2.7। अब इसको हम लोग इस पे प्लॉट करेंगे। देखिएगा x = 2 तो x = 2 और y = 3 तो y = 3, यानी कि 3 के सामने और 2 के सामने जो बिंदु होगा इसी को कहेंगे 2 3। इसका पॉइंट हो गया। अब यहाँ लेंगे y = 4, y = 4 और x = 3, y = 4, y = 3, x = 2। ठीक है, x = 3, y = 4, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से सीधे है कि ये हमारा रेखा प्राप्त होगा। ये x = 3, y = 4। इस समीकरण फर्स्ट का है तो लिख देंगे x - y + 1 = 0। और समीकरण 2 से चलेंगे, x = 2, y = 3। देखो यही पॉइंट जो है दोनों में एक ही है। और फिर है x = 2.7, 2.7 यहाँ लगभग होगा, और y = 2 तो y = 2 इधर रहेगा। लेकिन इसका जो लाइन ड्रॉ होगा यही पॉइंट से निकलेगा। तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, 2 और 3 पे। ये कितना हो गया बाबू, x + 2y - 12 = 0। ये जो लाइन है वो किसका है, दूसरा समीकरण का है ना, 2.72। ये लाइन दूसरा समीकरण का, ये लाइन पहला समीकरण का। लेकिन पहला समीकरण से जो लाइन मिला और दूसरा समीकरण से जो लाइन मिला वो कट किस पॉइंट से रहा है, कट रहा है 2 3 से। तो यानी कि यही जो है हमारा आंसर हो गया। यहीं से हमको मिल जाएगा कि x = 2 और y = 3। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। इसी को ग्राफी विधि से हल करना कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को। किए कुछ नहीं, क्या किए बाबू, इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2। समीकरण 1 से हम लोग x और y का वैल्यू निकाले। कैसे निकाले, तो यहाँ पे एक x बराबर लिख दिए, क्या हो जाएगा, इधर ही प्लस में इधर जाएगा माइनस में, माइनस में इधर जाएगा प्लस में।
y का मान एगो का मान अपने मन से रखना है, एगो मान आपको समीकरण देगा। तो एगो हम मान लिए कि y बराबर 3 है तो x बराबर 2 आया, y बराबर 4 माने तो x बराबर 3 आया। वही यहाँ लिख दिए हैं 2 और 3, 3 और 4। फिर इसको हम लोग उस पर प्लॉट कर दिए कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, माने x बराबर 2 और y बराबर 3। x के कोऑर्डिनेट है माने एकर 2 के सामने एकर 3 के सामने, और ये है x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 4, तो x बराबर 3 y बराबर 4 ये पॉइंट है। उसी तरह से दूसरा समीकरण में भी निकाले हैं 3x प्लस 2y बराबर 12 0। अब देखो ये इधर क्या है माइनस में 12, बराबर के उधर जाएगा प्लस में 12। बोले हैं बाबू घर रहेगा तो बेटा, ससुराल जाएगा तो दामाद हो जाएगा, सीधे इसका फुटानी बढ़ जाएगा। इधर माइनस में है उधर चल गया तो प्लस में हो गया, इधर ही प्लस में है इधर चल गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 गुना में है, इधर जाएगा तो पूरा का भागा में हो गया। अब y का वैल्यू अपन मन से रख रहे हैं तो x का वैल्यू मिल रहा है। जैसे y बराबर 3 रखे तो 3 दूना की y की जगह पर 3 रख दिए तो y 3 दूना 6, 12 में से 6 गया 3, अब 3 को काटे 2 आ गया, यानी कि y बराबर 3 रखे तो x बराबर 2 आया। अगर y बराबर 2 रख रहे हैं तो x बराबर 2.7 आ रहा है। इसको हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करें तो देख रहे हैं कि दोनों लाइनवा जो है वो 2-3 पॉइंट पर कट रहा है, और 2-3 पर कट रहे हैं, यानी कि x बराबर 2 है y बराबर 3 है। ये दोनों समीकरण का हल क्या हो गया 2-3। नेक्स्ट चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ये इसी प्रकार का आएगा तो एकदम बस एक वो ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो कि पूरा सीख जाना है, खोपड़ी के अंदर घुसा लेना है कि इस प्रकार की जितना भी क्वेश्चन आए हम बना सकते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 4 और 5 एक अपरिमेय संख्या है। बाबू ऐसे तो हम लोग पढ़े हैं या सीखे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, लेकिन एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। लेकिन यहाँ पे है कि एक अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर, गुना करने पर या घटाने पर कोई जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, लेकिन एक अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ने पर अपरिमेय मिलेगा। ये हम लोग पढ़ लिए हैं गुण में, परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुण में। लेकिन केवल वो लिख देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ कह रहा है कि सिद्ध करके बताओ कि 3 + 4 और 5 जो है वो अपरिमेय है कि नहीं है। तो देखो कैसे अपरिमेय इसको सिद्ध कर लेते हैं। हम ही कहेंगे कि परिमेय है और फिर वो कहेगा कि ना हम परिमेय नहीं है। देखना कैसे कहेगा, देख लो। मान लेते हैं इसके विपरीत, माना कि 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा तू लोग परिमेय और अपरिमेय जानते हो? परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन तू लोग कहेगा कि सर जैसे 3 लिख दिए तो 3 के नीचे 1 लिख के कहते हैं कि ये परिमेय बना दिए हम, तो क्या √2 लिख के एक नीचे हम 1 नहीं लिख सकते हैं? एकरा नहीं कह देंगे कि परिमेय बन गया, नीचे तो लिख ही सकते हैं। लेकिन बाबू √2 जब इसका हम लोग दशमलव प्रसार पढ़ते हैं तो दशमलव प्रसार में अपरिमेय संख्या का नियम पढ़े हैं, रूल पढ़े हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार न कभी रिपीट करता है और न कभी इंड करता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, अनवसानी अनावर्ती उसी को हिंदी में बोलते हैं। तो इसका जो दशमलव प्रसार है बाबू वो कभी न कटेगा और न कभी रुकेगा, न टर्मिनेट होगा न कटेगा, इसीलिए यह अपरिमेय है। जबरदस्ती 1 लिख देने से नहीं ना हो जाएगा कि P/Q के रूप में इसको लिख दिए, उसको P/Q के रूप में लिखिए नहीं सकते हो, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार वैसा आएगा कि आप √2/1 लिख के क्या साबित करना चाहते हो? कुछ नहीं भाई, ये √2 इसको P/Q के रूप में जबरदस्ती कर देंगे 1 नहीं, ये 3/1 कर देते हैं कि किसी के नीचे 1 है, ये √2 है, √2 रहेगा,
इसका दशमलव प्रसार लिखने जाओगे तो 1.4142 फलाना ढकाना बाल पक जाएगा, लेकिन तब वो तक वो जाते रहेगा, ना रिपीट करेगा ना कटेगा। तो इस बात को ध्यान देना कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होता है। ठीक है, चलिए नॉन रेकरिंग को नॉन रिपीटिंग भी बोला जाता है। अब उतना नहीं, वो डिस्क्रिप्टिव क्लास में अभी हम लोग हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, माना कि 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हम लिखेंगे 3 + 4√5 बराबर P/Q। और यहाँ जो है P तथा Q पूर्णांक है ना, और सह अभाज्य संख्या है, माने एक दूसरे में कटता नहीं है, तथा सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, माने एक दूसरे में और कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, और Q बराबर 0 नहीं हो सकता। इतना तो जानते हैं कि परिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इधर ही प्लस में है मैया 3, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 4√5 बराबर P/Q -3। विद्यार्थी जी थोड़ा सा और आगे चलेंगे, √5 बराबर P/Q -3 4 जो है ये इसमें भी गुना हो जाएगा और इसमें भी गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 इधर गुना में था, तो ये पूरे के 1/4 न भागा में जाएगा, तो ये पूरा गुना कर सकते हो हम लोग। √5 बराबर P/4Q -3/4। तो देखो ये भी जो है हमारा परिमेय है और ये भी परिमेय है। तो यहाँ पे कह दे रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है देखो, तो ऐसे ऐसे मिलाओ, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय है। तो यहाँ √5 एक परिमेय है, लेकिन हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं या जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय है, यानी कि जो हम मान रहे हैं बाबू वो गलत मान रहे हैं। √5 एक अपरिमेय है, लेकिन यहाँ आ जा रहा है कि परिमेय है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ √5 जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 5 एक पूर्णांक भी है, पूर्णांक है। अतः ऐसा अभाज्य संख्या जो रूट के अंदर होता है वो अपरिमेय है। तो अतः √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो तू ही बताओ कि क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो है एक अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है परिमेय का, परिमेय संख्या का, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखो बाबू हम लोग √5 जानते थे कि अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि √5 क्यों अपरिमेय है। तो 5 एक अभाज्य संख्या है, अब 5 एक पूर्णांक भी है, तो ये यानी कि 5 जो है अभाज्य पूर्णांक है और इसका रूट है। तो ऐसा अभाज्य पूर्णांक जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। तो यहाँ पे हम इसका पूरा प्रॉपर्टी लिख दिए, है ना। हमने तो लिख सकते हो कि चूंकि हम जानते हैं कि √5 अभाज्य संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना जो हम लोग कल्पना कर दिए हैं, कल्पना गलत है कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हो गया हमारा प्रूव्ड। ये देखो सुंदर सुंदर लिख दे रहे हैं भाई, अपरिमेय संख्या है। अब साफ दिख रहा है? ओके। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर दिए कि 3 + 4√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है।
फिर से समझ लिया जाए एक बार, जिसको नहीं समझ में आया होगा। देखिए, सिद्ध करना है कि 3 + 4 √ 5 एक अपरमेय संख्या है। मान लिए इसके विपरीत कि 3 + 4 √ 5 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या मान लिए तो यानी कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3 इधर प्लस में था, इधर चल गया माइनस में, P/Q -3। 4 गुना में था, इधर आ गया भागा में, यानी कि √5 बराबर P/4Q - 3/4। तो यहाँ पे ये दोनों परिमेय है, तो क्या परमेय संख्या का घटाव तो परमेय संख्या ही होता है। बोल दिए, परमेय संख्या का जोड़ परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या घटाव परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या का गुना परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या का भागा भी परमेय संख्या। तो यहाँ क्या 2 परमेय संख्या का घटाव है तो वो परमेय संख्या ही होगा। तो यानी कि √5 एक अभाज्य संख्या है और √5 जो है एक पूर्णांक भी है। तो ऐसा अभाज्य संख्या पूर्णांक जो रूट में रहता है वो अपरमेय संख्या कहलाता है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय के बराबर परमेय नहीं हो सकता है कभी भी। तो ये अपरमेय संख्या बराबर नहीं है परमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना गलत है। 3 + √5 जो है 3 + 4 √5 एक अपरमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 क्वेश्चन क्या कहता है अभी देखते हैं हम। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार अंतर ज्ञात करना है। देखो विद्यार्थी जी, हम लोग पढ़ चुके हैं एपी के बारे में, नहीं पढ़े हैं तब भी देखिए समझ में आएगा, क्योंकि सारा सूत्र का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाता है हमारे द्वारा। देखिए किसी एपी का, कौन सा एपी है हमको पता नहीं है, A1 A2 A3 के फॉर्म में लिखा हुआ होगा। किसी एपी का 17वां पद यानी कि A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो हमको इसका सार्व अंतर निकाल देना है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट हल करेंगे, तो यानी कि A17 जो है वो A10 से कितना अधिक है बाबू 7, यानी कि A17 में से A10 घटा देंगे तो मिलेगा कितना 7। ये खुद कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद 7 अधिक है तो A17 में से A10 घटाएंगे तो 7 ना मिलेगा, तो 7 मिल गया यहाँ पे। अब हम लोग जानते हैं एगो फार्मूला कि AN बराबर A + n-1 × D, ये सूत्र जानते हैं। अब यही सूत्र यहाँ पे रखेंगे। A17 है तो A17 की जगह पर तो हम A को A लिख सकते हैं n-1 यानी कि 17 - 1 × D। यहाँ पे डायरेक्ट 16D भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक कम घटा के, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, लेकिन चलिए माइनस लगाएंगे यहाँ पे A + n-1 यानी कि 10 - 1 × D बराबर 7। ये माइनस बाबू इस सब से गुना होगा, क्योंकि A10 बराबर इतना है। A10 का सूत्र लगा दिए ना, तो इसको इसीलिए ब्रैकेट में लिए। यहाँ A10 अकेले लिखा हुआ है A10, तो ये A10 को माइनस करता है तो ये माइनसवा जो है इस सब का होगा। ये नहीं कि ब्रैकेट हटा दीजिएगा तो केवल A का माइनस होगा, तो यहाँ पे आपको गलत हो जाएगा फिर बनाने में, वैसे नहीं करना है। 17 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा बाबू 16D -A, ये माइनस से गुना करेंगे, देख लो यहाँ 10 में से 1 गया 9D प्लस में होगा और ये फिर माइनस से गुना होगा। छोड़ो एक लाइन और करते हैं हम लोग, 9D = 17 यानी कि A + 16D -A - 9D बराबर 7। देखो प्लस में A और माइनस में A दोनों बर्बाद का मतलब क्या हुआ, A में से A घट गया, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, दोनों में घट गया A, तो बचेगा का 0, यानी कि खत्म हो गया, एगो प्लस में एगो माइनस में घट जाता है। अच्छा 16 गो D में से 9 गो D खत्म हो जाएगा। यहाँ D क्या है, मान के चलो कि तुम्हारे पास 16 आम है, उसमें से 9 गो आम खा जाएगा तो कै गो आम बचेगा, 7 गो आम बचेगा, तो 7D बराबर 7। और D बराबर खाली लिखेंगे तो 7/7 काट देंगे, 1 × 1 यानी कि D बराबर का आ गया बाबू
1। और डी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर, इसीलिए सार्वंतर बराबर 1 होगा। दैट्स आंसर। 3 नंबर कमा गए हम लोग। तो इस तरह से अगर जो क्वेश्चन आएगा कि 17वां पद 10वां पद से अधिक है तो 13वां पद 10वां पद से कम है, सब इसी नियम पर आपको बना देना है।